हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज हम यूजीसी नेट का जो महामैराथन क्लास चला रहे हैं उसका लेक्चर 37 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लाइब्रेरी साइंस से किसी भी तरह जुड़े हैं, आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या DSSP लाइब्रेरी का आप जैसे KVS NVS या फिर लाइब्रेरी साइंस के स्टेट लाइब्रेरी सर्विसेज और जितने भी लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम्स होते हैं PLIS MLIS कर रहे हो, तो ये सारे जगह ये सब जो बेसिक कंसेप्ट्स है आपको जानने ही चाहिए और पूछे जाते हैं सारे लाइब्रेरी एग्जाम्स में। तो हम इस पे मोर देन 100 लेक्चर्स में पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो आप और लेक्चर्स देख सकते हैं। अभी तक 36 लेक्चर्स आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप हमारा टॉपिक है वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज। तो वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज क्या है? तो देखो, आपको मास लेवल पे आपके पास बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हो चुका है, तो आप कैसे सर्च करोगे वो सब में एक तरह से कहते हैं ना, नीडल इन हे स्टैक की पूरा जैसे भूसे का ढेर हो उसमें से एक नीडल निकालना हो, तो वो सब वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज में आ जाता है। मानो तो मैं ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन देख लो, आप समझ जाओगे। देखो, इंट्रोडक्शन। वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज आर एडवांस सर्च, समझ रहे हो, सॉल्यूशंस दैट प्रोवाइड comprehensive access to a library's collection by integrating different resources into a single search interface। समझ गए कि आपका मतलब अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज होते हैं ना। अब वो सारे तरह के, जैसे मान लो कि आपके यहाँ बुक्स है, CDs है, DVDs है ना, इसमें भी जर्नल्स है, फिर बुक्स है, तो बहुत सारे आपके पास रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो वो सारे रिसोर्सेज को एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको जैसे सॉफ्टवेयर बना दिया जाए या कुछ भी, जहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन हो, आप बस सर्च करो उसमें और वो हर तरह का आपके यहाँ जितने भी अवेलेबल है सबको अच्छे से सर्च कर सके सिंगल इंटरफेस में। तो इसको वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज कहते हैं। दीज सर्विसेज एम टू इन्हांस यूजर एक्सपीरियंस बाय ऑफरिंग अ यूनिफाइड सर्च अक्रॉस वेरियस डेटाबेसेज, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज एंड द लाइब्रेरी कैटलॉग। समझ गए? जो अलग अलग आपके डेटाबेसेज जो आपके कनेक्टेड हैं, वो सारे जगह आपके फिर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हो गए, और जितना भी जैसे लाइब्रेरी कैटलॉग्स बने हुए होंगे, जैसे कैटलॉग का रिकॉर्ड भी तो होगा ना। अगर आपके यहाँ मान लो कि जैसे 5 लाख बुक्स है, तो फिर 5 लाख बुक्स का आपके पास रिकॉर्ड होगा कैटलॉग, तो सारे में एक साथ सर्च कर सके। तो दिस इंटीग्रेशन इज पार्टिकुलरली सिग्निफिकेंट इन द डिजिटल एज वेयर इंफॉर्मेशन इज एबंडेंट एंड स्कैटर्ड अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। आ गया समझ में बेसिक कि वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज किसको कहते हैं। अब देखो, डेफिनेशन देखते हैं इसका। तो वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज, WSDS भी कहते हैं इसको, आर प्लेटफॉर्म्स दैट इंडेक्स एंड सर्च लाइब्रेरी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फिजिकल कलेक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, बुक्स एंड अदर डिजिटल कंटेंट टू प्रोवाइड यूजर्स विद अ सीमलेस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सर्च एक्सपीरियंस। समझ गए कि यही है कि आपका जितना भी आपके यहाँ डॉक्यूमेंट्स है और लिस्ट है, सारा एक साथ डेटाबेस में बना हुआ हो, जिसको सर्च किया जा सके सबको एक साथ। समझ गए? तो आपके पास कंप्यूटिंग पावर वगैरह अच्छा होना चाहिए, या फिर ये आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ पॉसिबल है ना, क्योंकि इसके लिए आपको प्रोसेसिंग पावर तो चाहिए, तभी उतना जल्दी जल्दी आप सर्च कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंस इन द इंडियन कंटेक्स्ट देखो। With the rapid growth of digital libraries and online resources in India, the adoption of WSDS helps libraries provide better access to information. These services are crucial for academic institutions, research centers, and public libraries to meet the evolving need for the users. समझ में आ गया होगा आपको। तो वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं इसमें। तो 1990 से इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो 1990 का देखिए, द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम्स, जो ILS भी कहते हैं, ILS का भी फुल फॉर्म जान लो, पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम्स होता है, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम्स। तो ये क्या हुआ कि जितने भी लाइब्रेरी सिस्टम्स आपके यहाँ स्कैटर्ड हैं, सबको एक साथ इंटीग्रेट करके
वो जो है आप जैसे समझ गए ना कि सबको मतलब एक साथ ऐसा इंटीग्रेट कर दिया जाए कि आपको कहीं से भी सर्च किया जा सके उसमें, तो आपको जो पता चल रहा है कि इसका लोकेशन क्या है और कहाँ है, आपके पास वो चीज़ है भी कि नहीं है। देखो, तो वही 1990s में जो है द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम्स ILS जिसको कहते हैं began to evolve focusing on unifying access to library catalogs and databases। 2000s का देखो द राइज ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरीज एंड द नीड फॉर मोर सोफिस्टिकेटेड सर्च कैपेबिलिटीज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज। तो वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज समझ गए कि वो बहुत ज़्यादा कलेक्शंस है आपके पास और उस कलेक्शन में से भी जो है आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। की माइलस्टोन्स देखो 2009 में जो है द लॉन्च ऑफ समन बाय सीरियल सॉल्यूशंस मार्क्ड वन ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव जैसे वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज सेटिंग है स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। तो क्या है समन, ये याद कर लो किसके द्वारा किया गया था, बाय सीरियल्स आपको पता होगा ना किसको कहते हैं, कि जो आपके जो पेरियोडिकल्स जो आते हैं जो जैसे मंथली जर्नल्स वगैरह जो पब्लिश हुए हैं वो सब सीरियल्स में आ जाते हैं। अब देखो 2010 में क्या हुआ था, तो एक्स लिब्रिस इंट्रोड्यूस प्राइमो सेंट्रल, या नाम याद कर लो प्राइमो सेंट्रल, अनदर सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द WSTS मार्केट। समझ गया। 2011 में देखो OCLC लॉन्च्ड वर्ल्ड कैट लोकल इंटीग्रेटिंग ग्लोबल लाइब्रेरी कलेक्शंस इनटू अ सिंगल डिस्कवरी इंटरफेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड कैट लोकल जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो OCLC द्वारा लॉन्च किया गया था वर्ल्ड कैट। समझ गया। कब लॉन्च किया गया, तो 2011 में। समझ गया। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका याद कर लो। समन 2009 में, प्राइमो सेंट्रल किसके द्वारा, जैसे एक्स लिब्रिस द्वारा 2010 में, 2011 में जो है OCLC द्वारा लॉन्च किया गया था वर्ल्ड कैट लोकल। ठीक है। अब चलो कंपोनेंट्स ऑफ वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज। तो इसमें वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज जो है इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है ये देखते हैं। तो कम्प्रिहेंसिव इंडेक्स, देखो मैं बहुत बार जो है इसमें से बहुत चीज़ें जो हैं टर्म्स बहुत ज़्यादा डिटेल में शुद्ध हिंदी में और ऐसे समझाता हूँ कि आपको हो सकता है कि बोरिंग लगे, लेकिन आप समझ सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि जिनका बेसिक भी वीक हो उन्हें भी अच्छे से समझ में आए। तो इसलिए मैं डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स को लेके कोशिश करता हूँ जितना समझ सको। देखो अब तो इसमें कम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है, तो WSTS रिलाई ऑन एक्सटेंसिव प्री बिल्ट इंडेक्सेज दैट कवर अ वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज। समझ गए। तो इसमें प्री बिल्ट इंडेक्स होता है, ये भी याद कर लो। प्री बिल्ट इंडेक्स मतलब क्या हो गया कि इसमें जो है आपका इंडेक्स जो है पहले से बिल्ड किया हुआ है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब देखो फेडरेटेड सर्च क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल डेटाबेसेज एंड सोर्सेज इनटू वन सर्चेबल इंडेक्स। तो फेडरेटेड सर्च भी समझ गए कि आपका मान लो ये डेटाबेस 1 है, वैसे ही ये डेटाबेस 2 है, डेटाबेस 3 है ना। तो इस टाइप का आपका बहुत सारे मतलब हंड्रेड्स ऑफ डेटाबेसेज हो सकते हैं, अलग अलग कैटलॉग्स के भी जैसे हो सकता है कि आपके पास लिस्ट हो कैटलॉग्स का। तो ये सारे को जो है एक साथ आप यूनिफाई करके एक साथ जो है अगर सर्च इंजन में सर्च का आप ला दो तो उसको फेडरेटेड सर्च कहते हैं। समझ गया। अब देखो सर्च इंटरफेस, तो वही जो UI जो हुआ, आप जैसे गूगल का देखे होगे कि यहाँ पे एक जैसे ब्लैंक रहता है और उसके बाद इसी में हो सकता है आपका लिखा हो गूगल सर्च या कुछ देख लेना उस टाइप से, और यहाँ पे सर्च हियर इस टाइप से रहता है ना, तो वही जो है इसको सर्च बॉक्स कहते हैं। तो सर्च इंटरफेस इसको भी कह सकते हो। तो सिंगल सर्च बॉक्स अ सिंपल एंड इंट्यूटिव सर्च इंटरफेस दैट अलाउज यूजर्स टू क्वायरी मल्टीपल रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। समझ गए। फेसेटेड सर्च जो मैंने बताया, फिल्टर्स एंड फेसेट्स टू रिफाइन सर्च रिजल्ट्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सच एज डेट, फॉर्मेट, सब्जेक्ट एंड ऑथर। तो ये समझ गए फेसेटेड सर्च क्या होता है कि जैसे आप मान लो कि फ्लिपकार्ट पे आप कुछ खरीद रहे हो,
तो उसमें देखते हो अलग अलग जैसे क्राइटेरिया कर सकते हो कि आप लेस देन 500 जैसे रुपये का कोई सामान है उसी को दिखाओ, या फिर जिसका रेटिंग है सो 4 स्टार से ऊपर रेटिंग है वैसे ही चीज़ आप देखोगे, है ना। तो इस टाइप का जो आप क्राइटेरिया सेट करते हो ना, तो वो सब जो है आपका फेसेटेड सर्च में होता है, समझ गए। अब तो वो रेलेवेंस रैंकिंग, तो एल्गोरिदम रैंकिंग, यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स टू रैंक सर्च रिजल्ट्स बेस्ड ऑन रेलेवेंस टू यूजर्स क्वेरीज। अब देखो जैसे मान लो कि गूगल का देख लो, तो गूगल जो है आप नरेंद्र मोदी अगर सर्च करते हो आप गूगल पे नरेंद्र मोदी, तो वो गूगल आपको क्या दिखाएगा। तो पहले हो सकता है कि नरेंद्र मोदी से रिलेटेड कोई न्यूज है वो दिखाए, या फिर हो सकता है कि नरेंद्र मोदी का विकिपीडिया का आर्टिकल हो, है ना। तो वो उसका एक एल्गोरिदम भी होगा ना कि अब मान लो कि कोई वेबसाइट है जिस पे बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं एक, तो वो जो है उसका रैंकिंग गूगल ऊपर कर देता है कुछ टाइम के लिए, कि जैसे कुछ तो बात है कि लोग उस पर नरेंद्र मोदी से रिलेटेड ये चीज़ जो है पढ़ने जा रहे हैं, तो इस टाइप से आप समझ सकते हो, है ना। तो उसका एल्गोरिदम भी जो है अपने वही सब जो है मशीन लर्निंग के थ्रू आपका जो है जस्ट लर्न करके जो है कितने बार आपका पर्सनलाइज्ड रिजल्ट्स भी आपका दे सकता है, समझ रहे हो ना। तो वही अब देखो यूजर बिहेवियर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ यूजर बिहेवियर डेटा टू इम्प्रूव रेलेवेंस एंड पर्सनलाइजेशन, जिसका अभी मैं बात कर रहा था कि आप जैसे यूट्यूब पे कुछ सर्च करोगे, तो अगर मान लो कि आप सर्च करते हो कि साउथ इंडियन हिंदी डब्ड मूवीज़, तो ऐसे आप अगर 2-3 बार सर्च करो, 3-4 रिजल्ट पे क्लिक करो, तो आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद आपको सारे जो हैं साउथ इंडियन मूवी हिंदी डब ही आपको जैसे दिखाने लगेगा, स्टार्टिंग में जब यूट्यूब खोलोगे तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब जो है आपके इंटरेस्ट के अनुसार जो है फीड को पर्सनलाइज कर रहा है, समझ गए। तो वो यूजर बिहेवियर के अनुसार पर्सनलाइजेशन किया जाता है, समझ गए। अब तो वो कंटेंट इंटीग्रेशन क्या है, फुल टेक्स्ट लिंकिंग, डायरेक्ट लिंक टू फुल टेक्स्ट कंटेंट एनहांसिंग एसेसिबिलिटी, समझ गए। तो वही सब है। मेटा डेटा एग्रीगेशन जो हो जाता है, जैसे मेटा डेटा डेटा के भी जो है बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है, तो बेसिक इसमें यही है। आप देखोगे ना मेटा डेटा का डेफिनेशन, तो वही है कि जैसे डेटा का भी जो कलेक्शन हो गया वो मेटा डेटा टाइप हो जाता है। एग्रीगेशन ऑफ मेटा डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू प्रोवाइड रीच एंड डिटेल सर्च रिजल्ट, समझ गए कि वही जो है अलग अलग जगह से जो है मेटा डेटा के अनुसार जो है आपको बेटर रिजल्ट प्रोवाइड किया जाए, यही सब है। अब देखो बेनिफिट्स ऑफ वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज, तो इसका क्या बेनिफिट्स है इतना बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने का, सर्चेबल प्लेटफॉर्म। तो आप समझ ही सकते हो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज और डिसिमिनेशन और सर्चेबिलिटी वगैरह एक्सेस ये सब ईजी हो जाता है। तो इन्हांस यूजर एक्सपीरियंस, तो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहता है क्योंकि यूजर का टाइम सेव हो रहा है ना। यूनिफाइड एक्सेस है, तो वहाँ पे कुछ भी एक बार में सर्च हो जा रहा है, ऐसा नहीं है कि 20 जगह अलग अलग वेबसाइट पे जा के सर्च करना पड़े। तो देखो यूनिफाइड एक्सेस, सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज रिड्यूसिंग द नीड टू सर्च मल्टीपल डेटाबेसेस, समझ गया। अब देखो स्पीड एंड इफिशियंसी, तो इससे स्पीड और इफिशियंसी भी बढ़ेगा कि फास्टर रिट्रीवल ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ड्यू टू प्री बिल्ट इंडेक्सेज एंड एडवांस सर्च एल्गोरिदम, समझ गया कि ये सब एल्गोरिदम के अनुसार जो है आपका रीचेबिलिटी बढ़ता है। इम्प्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, तो इससे रिसोर्स का भी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, क्योंकि आपका कहीं पे कोई बुक पड़ा हुआ है और कोई जो है डेटाबेस में सर्च करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि वहाँ पे है, तो वो आपका जैसे बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। इंक्रीज विजिबिलिटी बढ़ेगी। ग्रेटर एक्सपोजर टू लाइब्रेरी रिसोर्सेज लीडिंग टू हायर यूजेज एंड बेटर ROI ऑन इलेक्ट्रॉनिक सब्सक्रिप्शन। ROI है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक सब्सक्रिप्शन मानो कि आप ले रखे हो कि जैसे 10 प्लेटफॉर्म्स का, जैसे नेचर जर्नल हो गया, उसी टाइप के अलग अलग जर्नल्स का, और जो आपके उसके जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनका comprehensive coverage, तो access to a broad spectrum of content including open access resources, subscription based materials and local collection। देखो बहुत जगह ऐसा देखोगे कि एक जो प्लेटफॉर्म रहता है तो उस पर आप
जैसे पब्लिशर्स का भी कितने बार प्लेटफॉर्म पे आप सर्च करोगे तो उस पे आप देखोगे कि आपके पेड जो आर्टिकल्स हैं या जर्नल्स हैं उसका भी मतलब ऑप्शन आएगा। फिर जैसे फ्री वाला है उसका भी ऑप्शन आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि पेड वाले को उसी समय पे करके आपको पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। आपको अगर जैसे मन है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन वो जो है आपका जैसे एक तरह से कम्प्रिहेंसिव कवरेज में जो है वेब स्किल डिस्कवरी सर्विसेज के अंदर आपको सारा जो है लिस्ट में आ जाता है। अब देखो सपोर्ट फॉर रिसर्च एंड लर्निंग, तो एकेडमिक इंटीग्रेशन, सीमलेस इंटीग्रेशन विद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड एकेडमिक वर्कफ्लोज। समझ गए? तो वही एकेडमिक सबका इंटीग्रेट अच्छे से किया रहता है कि एक जगह से दूसरे जगह का रिसोर्सेज प्रॉपर यूज किया जा सके और ईजिली यूज किया जा सके। एडवांस फीचर्स देख लो, टूल्स सच एज साइटेशन मैनेजमेंट। साइटेशन मैनेजमेंट क्या होता है? तो जैसे आप कोई जो है पेपर पब्लिश करते हो, पेपर पब्लिश करना मतलब समझ ही रहे होगे कि किसी जो है जर्नल में आप कोई नया रिसर्च कर रहे हो या फिर लिटरेचर सर्वे है तो उसको आप जब पब्लिश करना चाहते हो तो उसके बाद पब्लिश करने के बाद जो है आपके पेपर का कितने पेपर वाले लोग चर्चा किए हैं अपने पेपर में, तो वो उससे जो है आपका मतलब साइटेशन बढ़ता है कि आपके पेपर को साइट किया गया है दूसरे पेपर में। समझ गए? तो पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस एंड सर्च हिस्ट्री ट्रैकिंग सपोर्ट एकेडमिक रिसर्च एंड लर्निंग, तो ये सब समझ गए आप। तो वो चैलेंजेज इन इम्प्लीमेंटिंग वेब स्किल डिस्कवरी सर्विसेज, तो वेब स्किल डिस्कवरी सर्विसेज का तो आप एडवांटेजेस समझ गए कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो है एक जगह मिल जाता है, पेड हो फ्री हो ये सब जो है सर्च करने के लिए, तो उससे जो है आपका टाइम बचता है और बहुत ही ये सब समझ गए होंगे। लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? तो देखो टेक्निकल चैलेंज, इंटीग्रेशन इशूज। देखो इंटीग्रेशन इशूज में जो है एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी सिस्टम्स और डेटाबेस, तो सुनने में ये इजी लगता है कि जो है मतलब उसका डेटाबेस और आप अपना डेटाबेस को एक साथ जैसे कर देते हो, लेकिन अगर आप ये देखो जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट का ही देखते हैं, तो वर्ड डॉक्यूमेंट अगर कोई प्रिंटेड है तो वो मतलब किस किस फॉर्म में हो सकता है? डॉट पीडीएफ में भी हो सकता है, डॉट डॉक के भी फॉर्म में हो सकता है, कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट, मैं ऐसा बस कह रहा हूँ। फिर आपको देख लो डॉट टीएक्सटी के भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में, और भी कितने जब फॉर्मेट्स हो सकता है कि एप्पल का अलग फॉर्मेट्स हो, तो ये हो सकता है कि सारे वो है टेक्निकली आपका इंटीग्रेशन में डिफ़िकल्टी है। तो डिफ़िकल्टी इन इंटीग्रेटिंग विद जैसे एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी सिस्टम्स एंड डेटाबेसेस, समझ गए? अब देखो डेटा स्टैंडर्डाइजेशन, चैलेंजेज इन स्टैंडर्डाइजिंग मेटा डेटा फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज। ये मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कि जैसे मान लो कि आपका कोई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, तो वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है तो उसका क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो स्कीम है उसके अनुसार किया हुआ होगा। अब आपका कोई लाइब्रेरी है तो उसमें जैसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन यूज होता है, तो वो अब मतलब दोनों का जो है जैसे डेटाबेस में अलग अलग जो फॉर्मेट्स में स्टोर्ड है उसके क्लासिफिकेशन स्कीम्स के अनुसार, तो दोनों को मर्ज किया जाएगा, तो वो ईजिली मर्ज तो नहीं हो पाएगा ना। तो वही है यहाँ पे कि डेटा स्टैंडर्डाइजेशन जो हुआ, चैलेंजेस इन स्टैंडर्डाइजिंग मेटा डेटा फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज। अब जैसे कॉस्ट कंसिडरेशन देखो, सब्सक्रिप्शन फीस, हाई कॉस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ WSTS, तो इसका सब्सक्रिप्शन फ़ी भी बहुत हाई होगा, क्योंकि अगर कोई मानो कि आप सारे जितने भी जैसे जर्नल्स हो गए ये सबको एक जगह लाते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, तो फिर जैसे सबका तो आपको सब्सक्रिप्शन फ़ी देना पड़ेगा ना, उन्हें भी तो कुछ ना कुछ तो जैसे पेमेंट देना पड़ेगा, तो इसके कारण जो है जैसे सब्सक्रिप्शन फ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखो कोई यूजर हुआ तो उसके बाद यूजर मतलब आपके प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब तो कर दिया, कि जैसे मानिए कि जो है आपके प्लेटफॉर्म पे मेडिकल से लेके इंजीनियरिंग से लेके नेचुरल साइंस वगैरह जितने भी जो है मतलब सारे का इन्फॉर्मेशन है, लेकिन तो सारे का इन्फॉर्मेशन होने के बाद अगर आपका प्लेटफॉर्म भी मानो कि 5,000 रुपये महीने हो जाए और मतलब कोई ऐसा ही प्लेटफॉर्म हो जिस पे केवल इंजीनियरिंग का जो है जैसे नॉलेज हो, तो फिर उसका मान लो कि 300 रुपये महीना ही हो, तो फिर ऑब्वियस ही बात है ना, इतना ज़्यादा हाई सब्सक्रिप्शन फी कोई नहीं लेना चाहेगा, उसके तरफ जाएगा। समझ गए? तो बजट कॉन्स्टेंट देखो, फिर लिमिटेड बजट्स इन मेनी इंडियन लाइब्रेरीज पोज अ चैलेंज टू अडॉप्टिंग दीज सर्विसेज। तो यूजर ट्रेनिंग एंड एडॉप्शन, तो यूजर ट्रेनिंग, नीड फॉर ट्रेनिंग लाइब्रेरियंस एंड यूजर्स टू इफेक्टिवली यूटिलाइज WSTS। तो देखो अभी
जो है एक जैसे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आया है कि जैसे सेम इसी टाइप का है वेब स्किल डिस्कवरी सर्विसेज जैसा, कि इसमें जितने भी जैसे पब्लिशिंग हाउसेज हैं, जर्नल्स है, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 3 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले ली है लगभग 8,000 करोड़ के आसपास में। तो उससे जो है मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए फ्री में एक तरह से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो उसके बारे में वो सब्सक्रिप्शन अगर लाइब्रेरी के पास है भी, उनके पास जो है मतलब अकाउंट्स जो है मतलब देने का राइट्स है, लेकिन उसके बाद भी अगर लाइब्रेरियंस प्रोएक्टिव होके स्टूडेंट्स को जो इन्फॉर्म नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन कैसे यूज करना है, तो वो किसी काम का नहीं है ना। तो वही है, यूजर ट्रेनिंग इसमें बहुत रिक्वायर्ड है। अब देखो यूजर रेजिस्टेंस टू चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल सर्च मेथड टू न्यू सिस्टम्स। अब यहाँ भी वही बात है कि अगर स्टूडेंट्स को आदत है साई हब पे जाके जो इलीगल वेबसाइट है या फिर इसी टाइप के जैसे जर्नल के वेबसाइट पे जाके पढ़ने का, तो वो जो है नया प्लेटफॉर्म पे हो सकता है कि वो जो है मतलब जैसे सही फील ना करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपको पुराने प्लेटफॉर्म की आदत लग जाती है। मान लो जैसे एंड्रॉयड हुआ, तो आपको एंड्रॉयड फ़ोन यूज करने का आदत लग जाएगा, तो iOS इकोसिस्टम में आपको जाने का मन ही नहीं करेगा, है ना। तो वैसे ही इसका भी है कि अगर आप जर्नल मतलब मानो कि 10 साल से किसी और जो है प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो और एकाएक वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन वाला आपको प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो हो सकता है कि आप हेजिटेट करो। अब देखो मेजर वेब स्किल डिस्कवरी सर्विसेज जो है ये सब देख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट। देखो समन, तो समन जो है ये लॉन्च किया गया था 2009 में, किसके द्वारा, और ये जो है किसके द्वारा, तो प्रोक्वेस्ट द्वारा। देखो फीचर्स जो है कम्प्रिहेंसिव इंडेक्स, कस्टमाइजेबल इंटरफेस और इंटीग्रेशन विद प्रोक्वेस्ट डेटाबेस, समझ गए। वैसा ही है जैसे प्राइमो, तो ये बहुत बार मैच द फॉलोइंग में भी आता है और जिस क्रोनोलॉजिकली भी सजाने के लिए आता है। तो समन के बाद जो प्राइमो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो एक्स लिब्रिस द्वारा 2010 में। तो क्या फीचर्स है, सेंट्रल इंडेक्स, फेसेटेड सर्च, रेलेवेंस रैंकिंग, इंटीग्रेशन विद एल्मा एंड अदर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स। अब देखो EBSCO डिस्कवरी सर्विसेज, ये भी है लॉन्च ईयर 2010 है। रोबस्ट इंडेक्सिंग, कस्टमाइजेबल सर्च इंटरफेस, इंटीग्रेशन विद EBS कोड डेटाबेस। तो वैसे ही वर्ल्ड कैट डिस्कवरी जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये OCLC द्वारा जो है लॉन्च किया गया 2011 में। तो क्या इसका फीचर्स है, ग्लोबल कैटलॉग इंटीग्रेशन, लिंक डेटा, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। तो देखो तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लो, समन जो है ये आपका वेब स्किल डिस्कवरी सर्विसेज में आता है। तो समन जो है प्रोक्वेस्ट द्वारा लॉन्च किया गया था 2009 में। प्राइमो जो है एक्स लिब्रिस द्वारा लॉन्च किया गया था 2010 में। EBSCO डिस्कवरी सर्विसेज जो है EDS भी से कहते हैं, ये लॉन्च किया गया था 2010 में। और वर्ल्ड कैट डिस्कवरी जो है लॉन्च किया गया था OCLC द्वारा, ये EDS द्वारा लॉन्च किया गया था, ये समझ गए, EBSCO डिस्कवरी सर्विसेज। वैसे ही वर्ल्ड कैट डिस्कवरी जो है OCLC द्वारा लॉन्च किया गया था 2011 में। अब तो वो केस स्टडीज इन इंडिया का देखते हैं। तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सिस्टम DULS जो है ये भी उसी टाइप का है। तो एडॉप्टेड समन इन 2015 टू प्रोवाइड यूनिफाइड एक्सेस टू ए वास्ट कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये आप याद कर लो कि ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सिस्टम जो है आपको समन को जो है यूज करता है, मतलब अडॉप्ट करके। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिसोर्स यूज एंड यूजर सर्टिफिकेट। अब देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है IISc, तो इम्प्लीमेंटेड EBSCO डिस्कवरी सर्विस इन 2017 टू इनहांस एक्सेस टू साइंटिफिक रिसर्च मटेरियल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सिस्टम जो है सो आपको जैसे जो है समन को किए हुए, और IISc जो है आपको EBSCO डिस्कवरी सर्विस है। फिर वैसे ही नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ पे है, कोलकाता। तो इनके पास जो है इंटीग्रेटेड वर्ल्ड कैट डिस्कवरी जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये OCLC द्वारा, ये टू प्रोवाइड एक्सेस टू एक्सटेंसिव कलेक्शन एंड फैसिलिटेट लाइब्रेरी लॉन्च। समझ गए। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो फ्यूचर ट्रेंड्स क्या क्या है इसमें। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो है ये हर जगह लागू किया जा रहा है। तो इसमें भी जैसे पर्सनलाइजेशन हो रहा है, तो यूज ऑफ AI टू पर्सनलाइज सर्च रिजल्ट्स एंड रिकमेंडेशन। जैसे आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखते होंगे उसी का फीड में आता है, तो वैसे ही इसमें भी है। इनहांस रेलेवेंस, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम टू इम्प्रूव द रेलेवेंस ऑफ सर्च रिजल्ट, कि आप जो बेटर जो है आप जो खोजना चाह रहे हैं वही आपको
जो है आर्टिकल मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। अब देखो ओपन एक्सेस एंड ओपन डेटा इंटीग्रेशन, तो ओपन एक्सेस पे भी आजकल बहुत जगह जोर दिया जा रहा है कि साइंस जो है फ्री होना चाहिए, जो नॉलेज जो है वो सबको एसेसिबल होना चाहिए, जो एक तरह से पैड वॉल के पीछे नहीं होना चाहिए। तो वही है OA रिसोर्सेज, ओपन एक्सेस रिसोर्सेज, ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ ओपन एक्सेस रिसोर्सेज टू प्रोवाइड फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू स्कॉलरली मटेरियल्स। जैसे आप पहले नाम सुने होंगे साई हब का, ये वैसे इलीगल है, इंडिया में बैन कर दिया गया है, लेकिन इसमें जो है DOI के हेल्प से जो है कुछ भी सर्च किया जा सकता था। अब देखो लिंक डेटा जो है ये अब बैन है, ये आप ध्यान रखना। यूज ऑफ लिंक डेटा टू इन्हांस मेटा डेटा एंड इम्प्रूव सर्च कैपेबिलिटी, ये भी याद कर लो लिंक डेटा का डेफिनेशन। जो लिंक डेटा जो होता है, तो यूज ऑफ लिंक डेटा टू इन्हांस मेटा डेटा एंड इम्प्रूव सर्च कैपेबिलिटी, तो वही है, मतलब कीवर्ड्स वगैरह जो है आपके थ्रू जो है डेटा को लिंक किया जो जाता है कि आपको बेटर सर्च मिल सके। अब वही जैसे एक तो मोबाइल एक्सेस भी इसमें शुरू किया जा रहा है, मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है डेटा को कि उस पर जो है सही से जो है उसके यूजर इंटरफेस में व्यू किया जा सके। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस टू प्रोवाइड सीमलेस एक्सेस टू WSDS ऑन स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, फिर जो मोबाइल ऐप्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्यूचर लेक्चर्स के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।